अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक अब सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। उम्मीद करती हूँ कि सबको नावल बहुत पसंद आ रहा होगा। और आज के एपिसोड शुरू करने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूला करें। तो आइए चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ। फाहद सारा दिन यूं ही सड़कों पर गाड़ी भगाता रहा। एक आग थी जो इसे अंदर बाहर से बस झुला रही थी। बार बार आंखों के सामने वही मंजर घूम रहा था। एक कमसिन लड़की की लाश। बख्त कुरैशी का ये रुख इसने पहली बार देखा था और इस रुख ने फाहद की ज़ात के गरूर को मिट्टी में मिला दिया था। दर्द था कि जिससे सीना फटा जा रहा था। जब से बख्त की हकीकत मालूम हुई थी तब से इसे खुद गिरफ्तार करने की ख्वाहिश फाहद के दिल में आई थी, और अब जबकि वो इस ख्वाहिश को अमली जामा पहना चुका था तो दिल की तकलीफ सवानेज़ी पर थी। बाप बाप ही होता है, वो चाहे जैसा भी हो। औलाद अपने बाप से कभी नफरत नहीं कर सकती, चाह कर भी नहीं, क्योंकि इनके लिए दिल में मौजूद मोहब्बत का जज्बा कभी नफरत के जज्बे को गालिब नहीं आने देता। फाहद शाह चाह कर भी इस शख्स से नफरत नहीं कर पा रहा था, मगर फिर इसकी नज़रों के सामने रोते बिलखते लोग आए। इस लड़की की लाश आई। झटके से इसने गाड़ी सड़क के किनारे रोकी। नहीं, मैं भला इससे नफरत नहीं कर पा रहा, मगर मुझे अफसोस है कि वो शख्स मेरा बाप है। मुझे इसकी औलाद होने पर अफसोस है, मुझे हर बात पर अफसोस है। वो बड़बड़ाया, फिर फ़ोन ऑन किया। इसे वो सुबह निकलने से पहले ही स्विच ऑफ कर चुका था। सामने स्क्रीन पर लातादाद मैसेजेस थे। आर्यान के न जाने कितनी कॉल्स थी। फाहद जानता था आर्यान इसके लिए फिक्रमंद था। मैसेज में इसने बार बार पूछा था कि तुम कहाँ हो। फाहद ने तशक्कर से आंखें मींची। एक रिश्ता गया तो क्या हुआ, इसके पास और भी तो बहुत बेशकीमती रिश्ते थे जो इसका एहसास करते थे। और रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, बल्कि रिश्ते तो मोहब्बत और एहसास के होते हैं, एक दूसरे से हमदर्दी के होते हैं। आप किसी राह चलते अजनबी की मदद भी कर दें तो यकीन जानिए आपने इस शख्स के साथ भी हमदर्दी का रिश्ता जोड़ा है। किसी को पैसे भी दिए और मुश्किल वक्त में इसके काम आए तो ये भी आपके अजीम होने का मुंह बोलता सबूत है। कौन कहता है कि पैदा करने वाली माँ और मोहब्बत करने वाले बाप या बहन और भाई से ही खून का रिश्ता होता है। यकीन जाने आपने अगर किसी को खून की बोतल भी अतिया की तो आपने इसके साथ भी खून का रिश्ता जोड़ा है। फाहद ने तमाम सोचों को झटका। फिलहाल अपनों को इत्मीनान दिलाना था। फैली फुर्सत में इसने आर्यन को कॉल मिलाकर अपनी खैरियत से आगाह किया। आर्यन की मोहब्बत और फिक्रमंदी पर इसके लब मुस्कुराहट के सांचे में ढले। बेनिश ने ना कोई कॉल की थी और ना ही मैसेज। वो जानता था बेनिश दुखी है, इस लम्हे किसी से बात नहीं करना चाहती। वो इसे इसके हाल पर छोड़ना चाहता था ताकि इसके दिल का सारा गुबार निकल जाए। जिस वक्त वो फाहद वाला पहुंचा, रात का दूसरा पहर शुरू हो चुका था। गेट पर मौजूद गार्ड ने आगे बढ़कर गेट खोला। गाड़ी पार्क करने के बाद वो खामोशी से अंदर बढ़ गया। वो पानी पीने किचन की तरफ आया। फ्रिज में पानी की बोतल वापस रखते वक्त सामने बाउल में पड़ा पास्ता इसे नजर आया। सुबह से इसने कुछ नहीं खाया था। पास्ता ओवन में गर्म करने के बाद कोक का केन लिए वो ऊपर चला आया। एक नज़र बिनिश के कमरे के बंद दरवाजे को दिखा। लाइट बंद थी, मतलब वो सो चुकी थी। कंधे झुकाता वो अपने कमरे में चला गया। वो दोनों खामोशी से सर झुकाए नाश्ता कर रहे थे। बिनिश कुछ बोल रही थी और ना ही फाहद कुछ बोला। बनाकर फाहद ने चुप तोड़ी। बेनिश, तुम नाश्ता ठीक से नहीं कर रही। मैं ले रही हूँ। बेनिश ने टोस्ट अपनी प्लेट में रखा। कल वो इसे वजाहत देना चाह रहा था। न्यूटेला पास करिएगा। बेनिश ने इसकी बात काटी। फाहद ने लब खींचे। बेनिश, मैं तुम्हें बाद में बताना चाहता था। वो फकत तरतीब देने लगा। भाई, इसने फाहद के मेज पर धरे हाथ पर अपना हाथ रखा। चेहरे पर एक नरम सी मुस्कुराहट थी। मुझे यकीन है आप पर। आपने जो किया इसके बाद मुझे आप पर फख्र है। फाहद ने भी यकीनी से इसे देखा। इसे लगा बेनिश नाराज है। बेनिश इसकी परेशान सूरत देखकर हंस दी। सारी रात ये सोचा जो बख्त कुरैशी ने किया और फिर जो आपने किया। मैं ये कहूँगी कि उसने अपनी औकात दिखाई और आपने अपना फ़र्ज़ पूरा किया। आपने दिखाया कि एक अच्छी औरत ने आपकी तरबियत की है। जिस शख्स को इस बात का एहसास नहीं कि इसकी अपनी बेटी है और इस बात से लापरवाह होकर दूसरों की बेटियों की इज्जत से खेले, इस शख्स का अंजाम इससे भी बुरा होना चाहिए था। बेनिश ने फौरन अपनी आवाज़ की नमी पर काबू पाने के लिए पास पड़ा जूस का गिलास मुंह को लगा लिया। फाहद ने गहरी सांस खींची, फिर गर्दन खिंची। बेनिश, बेनिश ने इसकी तरफ देखा और अबरूज गए। तुम्हें दुख नहीं हुआ? मेरा मतलब कि वो रुका। वो हमारा बाप है।
मैं बस ये जानती हूँ कि आप ही मेरी माँ और आप ही मेरे बाप हैं, इसके अलावा मैं किसी दूसरे शख्स को नहीं जानती। फहद ने मुस्कुराहट लबों पर सजाए से देकर फिर कुर्सी धकेलते हुए उठा। इधर आओ मेरे बच्चे। इसने हंसते हुए नम आंखों से बाहें फैलाई। बेनिश मुस्कुराती आंसू पोंछती इसके गले आ लगी। सनान, जो थकावट उतारने और फ्रेश होने के बाद बाहर आया था, एकदम सटपटाया। ओ गॉड, इसने चलाकर आंखों पर हाथ रखा। सॉरी फादी, सॉरी भाभी, आई थिंक आई हैव डिस्टर्ब यू। आई हैव डिस्टर्ब यू। आई एम हियर एट रॉन्ग टाइम। माजरत फहद, माजरत भाभी, मुझे लगता है मैंने आपको डिस्टर्ब किया। मैं यहाँ गलत वक्त पर आ गया। फहद बेनिश को बाजों के हल्के में लिए खड़ा था। वो दोनों हैरान हुए और एक दूसरे से अलग हुए। ओ सनान, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। ओ सनान, कितना खुशगवार सरप्राइज है। फहद सनान से बगलगीर हुआ। कब आए? कल शाम। सनान मुस्कुराते हुए बोला। बेनिश, माय सिस्टर। इसने बेनिश की तरफ इशारा किया जिसके चेहरे पर नरम मुस्कुराहट सजी हुई थी। ओह शिट। सनान बुरी तरह हलचल हुआ। सॉरी, वो शर्मिंदा था। इट्स ओके। बेनिश ने कंधे झुकाए। पता ही ना था मी को, वरना। अब इसका जुमला आधा मुकम्मल हुआ था कि बेनिश के मुंह से हंसी का फवारा फूटा। क्या हुआ? सनान एक बार फिर उर्दू की टांगे तोड़ी। उफ, नथिंग, आप लोग नाश्ता करें, मैं चलती हूँ। बेनिश मुस्कुराहट दबाती कमरे की तरफ चल दी। सनान ने हल्का सा रुख मोड़कर इसकी पीठ को घूरा, फिर कंधे झुकाता फहद के बराबर में ही बैठ गया। अब वो दोनों अपनी बातों में मसरूफ थे। सनान इसे कल के हालात से आगाह कर रहा था और फहद इसकी गुलाबी उर्दू सुनने पर मजबूर था। फहद इसे बता नहीं सकता था कि वो इस तरह बोलता कितना क्यूट लगता था। अगस्त का महीना खत्म हो चुका था। अमल, नूर, फलक और दानियाल का लास्ट सेमेस्टर भी खत्म हो गया था। आजकल यूनिवर्सिटी में इनकी अलविदाइया की तैयारियां चल रही थी। वो चारों भी कई कई घंटे यूनिवर्सिटी में ही गुजार देते। इधर उधर तांका झांकी, कैफेटेरिया में बैठना, हर जूनियर की टांग खींचना, आजकल वो यही काम करते रहते थे। इनके जूनियर्स इनको कुछ डिक्टेट करना चाहते थे। लाख कोशिश के बावजूद ये जानने में नाकाम रहे। जब भी जासूसी करने की गर्ज से जाते, बेचारे नाकाम लौटते। इस साल यूनिवर्सिटी ने फेयरवेल के साथ साथ लीव मनाई का भी एहतमाम किया था। आर्यन ने भी आना था। ये सोच सोच कर अमल के छक्के छूट रहे थे। अमल और बेनिश जूनियर्स के साथ मिलकर सजावट का काम भी संभाल रही थी। वो सभी फेयरवेल के लिए पुरजोश थे। वैसे तो यूनिवर्सिटी खत्म हो चुकी थी, मगर वो किसी चीज की जान भला आसानी से कहाँ छोड़ते थे जो अब छोड़ देते। अभी पिछले दिनों ही आर्यन की सालगिरह न सिर्फ मनाई, बल्कि इसकी जान तब तक नहीं छूटी जब तक वो इनसे माफी मांगने पर मजबूर नहीं हो गया। वो भी इस गुनाह की जो इसने किया भी नहीं था। अमन नूर कैफेटेरिया में बैठी थी। इर्द गिर्द इनके कुछ क्लास फेलोज अपनी बातों में मगन थे। फलक गुलहान से गुलरुख की बातें सुन रही थी। अब भी वो पहले की तरह शर्माता हुआ इसे हर बात बता रहा था। गुलरुख के साथ इसकी शादी 2 साल बाद हो जानी थी। वो इसे अपने शर्मीले लहजे में कुछ बता रहा था। फलक बीच बीच में इसका गाल एक आध बार खींचती तो इसे घूर कर रह जाता। दानियाल अपना पसंदीदा काम कर रहा था, यानी कि इंस्टाग्राम पर फूड पिक्चर्स खोले बैठा था, पेजेस खोले बैठा था। आधी गैलरी तो इसने इन्हीं तस्वीरों से भरी पड़ी थी। कहीं चीज टपकते बर्गर, कहीं लार्ज साइज पिज्जे, लजानिया की तस्वीरों की तो भरमार थी, और भी बहुत कुछ। चैटिंग के दौरान वो और फलक की तस्वीरें एक दूसरे को भेजकर घंटों प्लान करते कि शादी के बाद घूमने जाया करेंगे तो फलां मुल्क जाकर ये खाएंगे और फलां मुल्क जाकर ये भी अच्छी केमिस्ट्री है दोनों की। और तो और कीबोर्ड का इमोजी भी मुंह से टपकाता या शोधा था। अमल से कुछ फासले पर बेनिश बैठी थी। वह सर झुकाए मोबाइल में टाइपिंग करती नजर आ रही थी। इसकी सनान से खासी दोस्ती हो गई थी। वो अच्छा इंसान था और खासा हंसमुख भी था। आजकल वो बेनिश से उर्दू बोलना सीख रहा था। बेनिश ने मुस्कुराते हुए मैसेज लिखा और वो इसे आज का सबक देने वाली थी। अभी वो इसे बुनियादी चीजें सिखा रही थी कि सनान का मैसेज पढ़कर इसकी आंखें फैली। दफा हो। बेनिश गुस्से से कान की लो तक सुर्ख होगी। बदतमीज, मैं इनकी हेल्प कर रही हूँ और ये। इसका अगला मैसेज पढ़े बगैर इसने फोन बंद किया और बैग में रखा। फिर गर्दन मोड़कर इसने अपने पिछले टेबल पर फलक से कुछ फासले पर बैठे दानियाल को देखा। दिल आरिफ मामूल की रफ्तार से धड़क रहा था। जज्बों में या धड़कनों में इसे देखकर कुछ तलातुम बर्पा नहीं हुआ था। बिलाखिर वो इसके साहर के सहर से, वाह क्या फिक्र है जी, बिलाखिर वो इसके साहर के सहर से आजाद हो गई थी। दानियाल शाज़ेब बेनिश वक्त की वो लाहासिल मोहब्बत था जिसे इसने हासिल की कदर करना सीखा। वो मदहम सा मुस्कुराई।
फिर नजरों का जाविया मोड़ लिया और अब इसकी मंजिल नहीं था। दिल की हालत ये थी कि ना अब इससे मोहब्बत थी, ना नफरत, और ना ऐसी कोई कड़ी जिसकी आस पर वो इसे याद करे। वो बस इसे सोचना नहीं चाहती थी और ना ही इस सोच को दिल तक रसाई देना चाहती थी। इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक ले गया था। कुछ मोहब्बतें कभी ख़त्म नहीं होती, बस इसका अंदाज बदल जाता है। मोहब्बतें दिल में हमेशा जिंदा रहती हैं, वो कभी दम नहीं तोड़ती, वो हमेशा अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती हैं। इंसान की फितरत है कि वो मोहब्बत को तरसता रहता है। मोहब्बत करने का ज़र्फ सब में होता है, मगर इसे निभाने का ज़र्फ वो किसी किसी में होता है। दफातर मोबाइल चलाए या तुम दानियाल के सामने दफातन मोबाइल चलाते दानियाल के सामने कोई आ रुका। दानियाल ने सर उठाया तो इसके सामने मुस्कुराता हुआ अहमर खड़ा था। चश्मे की जगह लेंस ले चुके थे और सीधी मांग की जगह स्टाइलिश सा हेयर कट ले चुका था। सीधे साधे ट्राउजर और चेक वाली शर्ट की जगह अब जगह जगह से फटी स्टाइलिश जीन्स और शर्ट ले चुकी थी। दानियाल एक अंदाज से मुस्कुराए, हे दोस्त कैसे हो? दानियाल खुश दिली से बोला। फलक भी बज़ाहिर इनकी तरफ मतवज्जो थी, मगर सुन गुल खान को ही रही थी। इसे दानियाल के अहमर को इतना मुस्कुरा कर देखना हजम नहीं हो रहा था। अहमर का नया लुक तब वो मुश्किल हजम कर सकी। वो पिछले 2 माह से ऐसा ही हो गया था, काफी बदल गया था। अब कहीं से शरीफ तो नहीं लग रहा था, खैर बुरा भी नहीं लगा था। जवान तो बाद में जो इन 2 माह में अच्छा हुआ था वो ये था कि अब वो फलक से बात नहीं करता था, मगर अब जैसे इसे कुछ समझ आ रहा था। कहीं ना कहीं दानियाल तो इस सब में मुलव्वस था। मैं ठीक हूँ, आप सुनाए? अहमद चेयर घसीट कर वहीं बैठ गया। मैं भी ठीक, मगर आज मिल गई फुर्सत। दानियाल शरीर लहजे में बोला। आजकल अहमद यूनिवर्सिटी की आधी लड़कियों का क्रश बना हुआ था, और वो भी कौन सा बाज आ रहा था। अभी तो जाकर मौका मिला था। हर दूसरी लड़की से इसका अफेयर चल रहा था। ये ग्रूमिंग भी दानियाल की ही मरहून मिन्नत थी। बदले में फलक का पीछा छोड़ने का हुक्म दिया गया था। कहाँ यार, अभी अलीना जी को लाइब्रेरी छोड़कर आया हूँ, इनसे जान छुड़वाना खासा मुश्किल है, वो हंसते हुए बोला। और जवेरिया? दानियाल अब रुझ गए। वो जानता था अहमद सिर्फ जवेरिया के लिए सीरियस है, क्योंकि जवेरिया को प्रपोज भी अहमद ने खुद ही किया था। वो क्लास ले रही है। जवेरिया इनकी जूनियर थी और बाकी अरोजी 2 टेबल छोड़कर बैठी है। अभी इसकी नजर यहाँ नहीं पड़ी। शीजा जी इससे 3 टेबल छोड़कर बैठी है, और ज़ारा जी का कुछ पता नहीं। दानियाल ने सर घुमाया। सामने से ज़ारा चली आ रही थी। ज़ारा का फेयर हर लड़की से चलता, तो ये कहना गलत नहीं था कि वो यूनिवर्सिटी में मशहूर ही इसीलिए थी। ज़ारा कैसी लगती है तुम्हें? मतलब तुम सीरियस हो इसे लेकर? दानियाल ने जानबूझकर इससे पूछा। वो बेचारा शिकार बना, पूरा फंसा था। अब आपसे क्या छुपाना, लड़की तो मुझे खानदानी चाहिए। जवेरिया को लेकर मैं सीरियस हूँ, और तो और हमारे पेरेंट्स की आपस में बातचीत भी हो चुकी है। ये सब तो मेरे साथ टाइम पास कर रही हैं, मैं इन्हें कैसे रोकूं? जबरदस्ती गले पड़ी हैं। और रही बात ज़ारा जी की, इसका अफेयर हर लड़के से चलता है। मैं भी इसके टाइम पास में कोई 2 हफ्तों की मुद्दत के लिए हूँगा। और शीजा जी, अरूज जी, अलीना जी मुख्तलिफ हैं, मगर यूँ अपने जज्बात का इजहार करके उन्होंने खुद को मेरी नज़रों में बेमोल कर लिया है। वो तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बता रहा था, और बेनिश को उसका हर लफ्ज़ सुनाई दे रहा था। चूंकि वो ज़्यादा दूर नहीं बैठी थी, फलक भी वर्ता हैरत में थी, लेकिन खामोश थी। वो ज़ारा भाभी, आप? अहमद आप ही की बात कर रहा था, आइए ना। दानियाल की आवाज़ इतनी ऊंची ज़रूर थी कि ज़ारा के साथ साथ बाकी सब भी मतवज्जो हुए। ये ज़रूर कुछ करेगा। ग्रुप्स आपस में बोलते तमाशा देखने लगे, क्योंकि दानियाल ने ऐलान ही तो किया था, जिसका मतलब था कि हाजिरीन महफिल होशियार। वाह अहमद, तुम मेरी बातें करते रहते हो, क्या कह रहा था अहमद? वह अहमद के पास आ खड़ी हुई, इसकी गाल खींची और दानियाल से पूछा। कह रहा था चक्कर चलाऊंगा तो बस ज़ारा से, बाकी सब भाड़ में जाए। अरूज को सबसे पहले होश आया, वो इन्हीं की तरफ चली आई। दोबारा बोलना। अहमद और ज़ारा को एक नज़र देखने के बाद वह दानियाल की तरफ मुड़ी। अरूज भाभी आप आए, अहमद आपका भी बहुत जिक्र करता है। दानियाल मासूमियत से बोला। अहमद की तरफ देखने की वो गलती नहीं कर रहा था। जानता था कि अहमद इसकी तरफ इल्तिजाइया नज़रों से देख रहा था। ज़ारा कभी अहमद को देखती तो कभी अरूज को। कहता है कि प्रपोज करूंगा तो बस अरूज को।
सारे स्टूडेंट्स अब इसकी तरफ मतवज्जो थे। ये खेल तो बहुत मजे का था। अमल, नूर और फलक मुस्कुराहट दबाए खड़ी थी, जानती थी कि अब क्या होने वाला है। बेनिश अभी सब समझने की कोशिश कर रही थी और अहमद का चेहरा पल पर सुर्ख होता जा रहा था। व्हाट? शीजा अपना बैग वहीं टेबल पर फेंकती चली आई। अरे शीजा भाभी, आपका मुकाम तो बहुत है। अहमद कहता है मंगनी करूंगा तो बस शीजा से। ये इसकी पिटाई करवाएगा। इसके सिवा किसी से नहीं, दानियाल सुकून से बोला। शीजा ने गर्दन कड़ाई, मंगनी तो इसी से करेगा ना। फिर एक जलाने वाली नजर जारा और रोज के धुआं धुआं चेहरे पर डाली। और ये निकाह किससे करेगा? लड़कों की टोली में से एक लड़का हंसते हुए पूछने लगा। वो तो जो जुवेरिया भाभी हैं, इनकी क्लास चल रही है। क्या? शीजा, अरूज और जारा के मुंह से एक साथ निकला। तभी कैफेटेरिया में अलीना दाखिल हुई। इसे नहीं मालूम था कि यहाँ क्या हो रहा है। वो तो एक बुक इशू करवाने के बाद यहाँ आ रही थी। वो यहाँ वहाँ देखने के बाद अहमद की तरफ चली आई, जिसकी दोनों तरफ जारा, अरूज और शीजा खड़ी थी। वो कभी घूर कर अहमद को देखती तो कभी एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से देखती। अलीना ने कंधे झुकाए। बबी, हम शॉपिंग पर चलें? वो अहमद के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली। अहमद ने थूक निकली और इसकी तरफ देखा। सब ने कहकों का बमुश्किल गला घूंटा। ये आ गई अलीना भाभी। अहमद के दिल की धड़कन और फ्यूचर वाइफ कहता है शादी करूंगा तो बस अलीना से करूंगा। ओ बब्बी, तुमने मुझे पहले नहीं बताया। अलीना फिदा होने वाले अंदाज में बोली। मुझे भी आज ही पता चला है, वो बमुश्किल बोला और दानियाल को देखा जो इसी को देख रहा था। और इसके देखने पर दानियाल ने आंख दबाई। कमीना, अहमद बेआवाज बोला। अहमद, वो चारों इसके इर्द गिर्द खड़ी थी। शीजा अलीना को सब बता चुकी थी। देखो जारा जी, तुम्हारी जगह अरूज जी ने ली, अरूज जी तुम्हारी जगह शीजा जी ने, और शीजा जी की जगह अलीना जी ने ली है। मेरा क्या कसूर? अहमद मासूमियत से बोला। वो सब एक दूसरे को शोलाबाज नजरों से घूरने लगे और फिर कैफेटेरिया अखाड़ा बन गया। अरूज बुरी तरह शीजा के बाल खींच रही थी। शीजा अपने लंबे नाखूनों का भरपूर मुजाहरा दिखा रही थी। वहीं अरूज के बाल अलीना के हाथों में थे। शीजा अलीना पर मुक्के बरसा रही थी और दूसरी तरफ एक दूसरे से गुत्थम गुत्ता हो रही थी। जारा तो जंग के आगाज पर ही उछल कर अहमद के पीछे आ चुपी थी। कुछ देर बाद जब इंतजामिया ने उन्हें अलहदा किया तो इनके हुलिये देखने वाले थे। शीजा के खूबसूरत नाखून अपनी हैसियत खो चुके थे। इनकी जगह बास मांस तक खाए हुए अंदर धसे हुए नाखून थे। लड़ाई में अरूज का सारा मेकअप उतर चुका था और अब वो अपनी असली शक्ल के साथ सामने खड़ी थी। लिखवा लो, यह हर रोज 15 किलो बेस लगा कर आती थी। दानियाल ने फलक की तरफ झुककर सरगोशी की। चुप करो। दानियाल ने इसके पेट में कोहनी मारी। अलीना तो सदमे की हालत में खड़ी थी और इसकी दोनों हील्स टूट चुकी थी। ओ माय गॉड, अब वो कहीं से भी हाइटेड अलीना नहीं लग रही थी, बल्कि मैट्रिक की स्टूडेंट लग रही थी। वो तीनों जारा की तरफ आई। देखो प्लीज, बाल मत खींचना, बहुत मुश्किल से बढ़ाए हैं। जारा ने हाथ उठाकर इन तीनों को खबरदार किया। अहमद, इसे रोको। अहमद ने एक नजर इन तीनों को देखा, फिर मुड़ा। इसे मुड़ता देखकर जारा ने आंखें मीचकर पीछे हटना चाहा। सिर्फ 1 मिनट की खामोशी चाहिए थी। जारा ने अपनी आंखें खोली और अहमद की हैरत से खुली आंखें देखी। दूसरी जानब इसकी अपनी विग पर गई, जो अहमद के बैग की जगह खींच चुका था। ओ माय गॉड, जो अहमद इसके बैग की जगह खींच चुका था। जिससे हेल्प मांगी उसी ने। वो तो पहचानी ही नहीं जा रही थी। जिन लंबे बालों के लिए वो मशहूर थी, वो विग तो सदमाती हालत में खड़े अहमद के हाथों में थी और जारा के सर पर तो छाया भी ना थी। बाकी सब एक तरफ। जारा बहन का अफसोस मुझे बहुत हुआ था। वापसी में दानियाल ने गाड़ी चलाते हुए कहा तो सब हंस दी। बेनिश आज सनान पर खासी तपी हुई थी, मगर यूनिवर्सिटी में दानियाल की गई हरकत से इसका मूड ठीक हो गया था। आज वो ड्राइवर के साथ आई थी और बाकायदा तौर पर फाहद वाला शिफ्ट हो चुकी थी। वक्त वाला फरोख्त कर दिया गया था। वो यूनिवर्सिटी से बाहर आई और गर्दन घुमाकर इधर उधर देखने लगी। सामने ही से गाड़ी नजर आ गई। तेज तेज कदम उठाती वो गाड़ी तक आई। ड्राइवर की जगह सनान को गाड़ी से निकलता देखकर हैरान हुई। आप? वो यक लफ्ज बोली। जी बैठे। इसने गाड़ी का फ्रंट खोला और बेनिश को इशारा किया। थोड़ी बहुत उर्दू बोलना सीख चुका था। पाकिस्तान से आए 10 दिन हो चुके थे और रोज वो कुछ ना कुछ सीखता रहता, कुछ बेनिश से और कुछ इंटरनेट से। एक्सेंट का मसला तो था, लेकिन वो क्यूट लगता था। बिजनेस इसकी वालदा संभाल रही थी, मगर ऑनलाइन सब कुछ वो खुद देखता था। बेनिश मुंह फुलाए फ्रंट सीट पर आ बैठी। क्या हुआ?
सनान ने इसके नाराज चेहरे को देखा। नथिंग, बिनिश ने कंधे झुकाए। सनान ने गौर से इसके चेहरे को देखा, वो नाराज नजर आ रही थी। आपने मैसेज नहीं पढ़े? वो इंग्लिश में बात कर रहा था। आपको तमीज नहीं है? वो भी इसी की जुबान में बोली। पर मैंने क्या किया है? इसने हैरानी से पूछा और ब्रेक लगाया क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती जल रही थी। क्या नहीं किया ये पूछे, वो नाक से कोड़ती बोली तो हसनान ने हैरत से इसके अंदाज को देखा। पर मैंने क्या कहा आपको? वो हैरान था, बहुत ज्यादा हैरान। दफा हो। क्या आपने मुझे दफा हो नहीं कहा? बिनिश ने इससे घूरा। जी कहा है, पर ये तो कोई बुरी बात नहीं है क्या? इसने मासूमियत से पूछा। बिनिश इसके अंदाज पर अशश कर उठी। जी हाँ, आपने मुझे ये कहा कि जाओ, कहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, और वो भी बुरे अंदाज में। ये तब कहते हैं जब आपको गुस्सा हो और किसी को अपने सामने से भेजना हो। बिनिश को अपनी बेवकूफ़ी पर ताव आया। वो बेचारा कौन सा कुछ जानता था, कहीं ना कहीं इसने ये लफ्ज़ सुना होगा। ओह, आई एम सॉरी, मुझे लगा आप खुश होंगी कि मैंने आज कुछ नया सीखा है। वो शर्मिंदगी से बोला, फिर गाड़ी एक जूस शॉप के बाहर रोकी। कहाँ जूस लेंगी आप? इसने मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए पूछा। बिनिश को भी प्यास लग रही थी। इसने झट सर हिलाया और सर हिलाता गाड़ी से निकला और 5 मिनट के बाद वो बिनिश को शॉप से बाहर आता नजर आया। इसके हाथ में जूस का गिलास था। ये लें। इसने बिनिश की तरफ गिलास बढ़ाया। और आपका? नहीं, मैंने आने से पहले कॉफी पीकर आया हूँ, इसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए सादगी से कहा। बिनिश जूस पीते हुए गाहे बगाहे इसे देख रही थी जो संजीदगी से गाड़ी चला रहा था। वैसे आपने ये सुना किसके मुंह से था? बिनिश ने कुछ देर पहले का माहौल जायल करना चाहा। गाड़ी सड़क पर रवां थी। मैं लॉन में बैठा था जब आपकी मुलाजमा माली से कोई बात करने लॉन में आई तो माली ने इनका हाथ पकड़ कर कुछ कहा, जिस पर इस मुलाजमा ने मुस्कुराकर ये कहा था, मुझे लगा इतना मुस्कुरा रही हैं तो कोई अच्छी बात होगी, इसीलिए बोल दिया। इसकी बात सुनकर जूस पीती बिनिश को अच्छू लगा। सना ने टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकाल कर इसकी जानिब बढ़ाए। यू ओके? वो परेशानी से इसके चेहरे को देख रहा था। जी। सना ने सर हिलाया और गाड़ी दोबारा स्टार्ट की। आज सूरज बादलों को मात देने में कामयाब हो गया, लेकिन ठंडी हवाएं भी इधर उधर घूमती सूरज को चढ़ा रही थी। सूरज फिर से नाराज होता बादलों में जा छुपा। सारा दिन ये खेल चलता रहा। इस दिन की रात जब अफंदी मेंशन पर उतरी तो वहां किस्मत इन सब के दरमियान बैठी नाज़ा थी। मोहब्बत फतेयाब होकर मुस्कुरा रही थी। आर्यन ड्यूटी से लौटने के बाद अपने कमरे में था। अमल, नूर और घर की बड़ी औरतें किचन में खड़ी थी। अमल कुकिंग रेंज के पास खड़ी बिरयानी को दम दे रही थी। नूर स्टूल पर बैठी कस्टर्ड सजा रही थी। अस्मा बेगम और आयशा बेगम मिलकर टेबल लगा रही थी और अरफा बेगम नॉन बना कौरमा अस्मा बेगम बना चुकी थी। आलिया सलाद बनाने में मसरूफ थी। लॉन्च में दानियाल फ्लोर क्रूशन पर साइम को लिए बैठा था और साइम अपने नन्हे नन्हे हाथों से दानियाल के मुंह पर थप्पड़ बरसा रहा था। शाबाश, और जोर से मेरे चीते, एक दो मेरी तरफ से भी लगा दो। क्या फोल्ड करता सीढ़ियां उतरता आर्यन साइम को मशवरे देते हुए बोला। दानियाल ने घूर कर आर्यन को देखा, लेकिन ज्यादा देर न घूर सका क्योंकि भांजी ने मामू की बात को बहुत गौर से न सिर्फ समझा था बल्कि इस पर अमल भी किया था। दानियाल ने सदमे से मुंह खोले साइम को देखा जो अपनी कारकर्दगी के बाद अपने मामू की तरफ फतह याब नजरों से देख रहा था। आर्यन के हंसते ताली मारते वो भी हंस दिया और दानियाल की मासूमियत से देखने लगा। धोखेबाज, मेरी मोहब्बत का ये सिला, ये कान खोल कर सुन ले, ये तेरा मामू जब यहाँ नहीं था तब मैं था वो शख्स, वो अजीम शख्स जिसने तेरे डायपर भी बदले। ओह माय गॉड, तुझे फीडर भी पिलाए, तुझे इतने खिलौने लेकर दिए और दिन रात एक करके तेरी खिदमत की, मगर तूने मेरी रत जुगों का ये सिला दिया मुझे। ये सदमे के मारे इसकी आवाज़ ऊंची होती गई और खासा इमोशनल हो गया था। आर्या ने मुस्कुराहट बस कर चुप हो जा। आर्या ने इसे आंखें दिखाई। तुझे हुक्म देने की बड़ी बुरी आदत पड़ गई है, मगर याद रख तेरे सामने अब मैं यानी दानियाल हूँ जो किसी को भी ना को चने चबवा दे। मुझे अपने सामने जी हजूरी करने वाला कांस्टेबल ना समझ। दाद देता हूँ फहद को जिसने तेरी चाकरी कबूल कर ली, न जाने कैसे रहता होगा। दानियाल ने आंखें घुमाते हुए कहा, अभी मैं सिर्फ एक बात करूंगा और तेरी जी हजूरी देखने वाली होगी। आर्यन कहाँ चुप रहता, बोल, हिम्मत है तो बोल। दानियाल ने बाजू टांगे। मैं अपनी बहन की शादी तुझ जैसे लंगूर से नहीं होने दूंगा।
आर्या ने आंख दबाई और साइम को अपनी गोद में उठाया, जो इनकी चिक चिक से तंग आकर सो चुका था। आर्या ने इसे पास पड़े काट में आराम से लटा दिया। दानियाल ने जिस रफ्तार का अमली मुजाहरा करते हुए बाजू पर चढ़ाए थे, इसे दुगनी रफ्तार का मुजाहरा करते हुए उन्हें नीचे किया और लपक कर आर्यन के पास आ बैठा। ये जुल्म ना करना, मेरे मुंह को देखकर क्या, इसे देखकर तुझे मुझ पर तरस नहीं आता? नहीं, हाँ उल्टी जरूर आती है, आर्यन बेनियाजी से बोला। दानियाल ने दांत पीसे। तू सीरियस है? इसने शकी अंदाज में से घूरते हुए पूछा। 101%, वो संजीदगी से बोला। हाँ क्या करेगा, निकाह तो हुआ है ना। दानियाल ने इसे जुबान चढ़ाई। रुखसती तो होना है ना अभी, हम वो ना करवाएं तो तुम्हारी मजाल है जो हमारी लड़की उड़ाओ। आर्या ने तो पाने वाली मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई। तो तुझे क्या लगता है मैं अपनी बहन फिर तुझे दूंगा? तुझे लगता है कि मुझे तेरी इजाजत की जरूरत है? आर्या ने अबरूच गए। अच्छा मैं जरा अमल को एक बात बताऊं, दानियाल उठते हुए बोला। आर्यन को खतरे की घंटियां बजती हुई महसूस हुई। क्या? कुछ नहीं, वो बस कल तुम्हारे फोन पर किसी जैनब की कॉल आ रही थी, मैंने इनसे बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। बस यही बताने जा रहा हूँ अमल को कि वो जैनब आपी से बात करे तो इसे भी बहुत अच्छा लगेगा। वो मासूमियत से आंखें पटपटाता हुआ बोला तो आर्या ने एक झटके से उठा। ओ मेरे भाई, बोलो तो रुखसती की बात चलवाऊं? आर्यन इसका हाथ पकड़ते हुए बोला। जो तुम्हें बेहतर लगे। दानियाल सोफे पर खासा फैल कर बैठा और गर्दन अकड़ाई। कमीना, आर्यन जेरे लब बड़बड़ाया। जैनब वकील थी और केस के सिलसिले में इनका नंबर आर्यन को लेना पड़ा। ये बात अमल तक पहुंचती तो मसला बन जाता, जो कि आर्यन नहीं चाहता था। फिर आर्यन लाखे से समझाता, लेकिन वो कहाँ मानती। और तो और जैनब साहिबा 30 साल की थी। मगर दानियाल का क्या भरोसा अमल को बताए, साथ में फर्जी तौर पर यह भी कह दे कि वो जैनब 20 साल की है। दानियाल से किसी भी बात की तवक्को की जा सकती थी। रुखसती की तारीख कब की रखवाऊं? आर्यन इसके बराबर में बैठा। 1 माह बाद की ठीक रहेगी। ये जवाब पीछे से आया था। इन दोनों की पुश्त दाखिली दरवाजे की तरफ थी। दोनों झटके से उठे और मुड़े। आप वो हम, दानियाल बुखलाया। पीछे फरहान साहब हाथ बांधे खड़े थे। क्या हुआ? तभी शाहजेब साहब सोहेल साहब के हमरा चले आए। वो तीनों लॉन में बैठे थे। तफसील से बात होगी मगर अब भी नहीं, खाने के बाद। फरहान साहब ने बात समेटी और एक नज़र इन दोनों को देखा जो शर्मिंदा खड़े थे। खाना तैयार था और बुलावा भी आ चुका था, इसलिए वो खाने के मेज़ की तरफ चल दिए। पीछे वो दोनों भी सर झुकाए चलते आ रहे थे। न जाने वो क्या सोचेंगे, ये ख्याल खासा शर्मिंदा कर रहा था। और फिर सब घर वालों की बाहमी मशावरत से 3 माह बाद की तारीख तय की गई। अमल फलक कमरे में बैठी थी और नूर इन्हें हर अपडेट से आगाह कर रही थी। जनाब 2 मिनट बाद जाकर चाय का पूछती रहती और अब की बार तो बुरी तरह डांट कर निकाली गई थी। आर्यन तो सुकून से अपने कमरे में बैठा था, मगर दानियाल की बेचैन रूह को सुकून नहीं मिल रहा था। आर्यन के लाख मना करने के बावजूद भी वो लॉन्च के पिछले जानिब खुलने वाले दरवाजे के साथ कान टकाए खड़ा था। अंदर इन चारों के सिवा सब मौजूद थे। नूर तो अब बेइज्जती के बाद निकाली गई थी। दानियाल को कुछ खास समझ नहीं आ रही थी कि अब बस 3 माह समझ आ रही थी। ज्यादा अच्छी तरह सुनने के बाद इसने कान मजीद दरवाजे से लगाया और बिल्कुल चिपक कर ही खड़ा हो गया। दूसरी तरफ कमरे में सब बैठे एक दूसरे को तारीखते होने पर मुबारकबाद दे रहे थे। सारम ने यूं ही नजरें घुमाकर बाहर की जानब खुलते दरवाजे की तरफ देखा तो इसी साइड पर लगी खिड़की में दानियाल साहब साफ खड़े नजर आ रहा था। सारम ने मुस्कुराहट दबाई और खड़ा हुआ। मैं मिठाई ले आऊं, कहते ही वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता दरवाजे की तरफ चला आया। एक झटके से इसने दरवाजा खोला और दानियाल सीधा कुछ फासले पर बैठे फरहान साहब के कदमों में आ गिरा। फिर शर्ट झाड़ता उठा। सब इसी की तरफ सवालिया नजरों से देख रहे थे। उस सीटी पर धुन बजाता इसी दरवाजे की तरफ आया, जिसे बंद करने के बाद सारम अब इसके सामने बाजू बांधे खड़ा था। वो मैं दरवाजा देख रहा था, अच्छी क्वालिटी का है, आवाजें तो बिल्कुल आर पार नहीं जाती। वो दरवाजे को सताइशी अंदाज में देखते हुए बोला। ये सीलिंग पर पंखा कब आया? वो बोंगियां मार रहा था। सब जानते थे कि वो इनका ध्यान बटाना चाह रहा था। बेटा जी, ये तो पिछले 20 साल से यही हैं। आप कब से हैं यहाँ? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 22.5 साल पहले क़याम में आया हूँ, वो कॉलर सेट करते हुए बोला। इधर देखें, वो लोग भी इधर ही खड़े हैं। सब ने इस जानब गर्दन मोड़ी जहां दानियाल ने इशारा किया था
اور دانیال موقع غنیمت جان کر بھاگ چکا تھا تو سب ہاتھ مسلتے رہ گئے۔ اور پھر بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب انہیں یونیورسٹی کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہنا تھا۔ کل تک اس گیٹ سے داخل ہوتے تو اپنی موجوں میں مگن رہتے، کہکے لگاتے داخل ہوتے، مگر آج جب تقریب کے آخر میں اسی گیٹ سے باہر نکلنا تھا تو پھر واپس اندر آنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہنی تھی۔ ہو سکتا ہے آپ یونیورسٹی دیکھنے آئیں، مگر پھر کبھی بھی وہ موج، وہ فکرے کہکے نہیں لگا پائیں گے، کیونکہ وہاں سے نکلنے کے بعد آپ کو زندگی نے اپنی عملی پروں میں سمیٹ لینا تھا، اور ان پروں کے ساتھ ساتھ اونچی سے اونچی اڑان بھرنے کے دوران زندگی اکثر آپ کا بے فکرہ پن آپ کے کہکے چھین لیتی ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ آپ کو ایک بار ہی ملے گا، اس لمحے کو عمر کرنا یہ آپ پر منحصر ہے۔ ہر لمحہ، ہر سیکنڈ جینا زندگی کا نام ہے۔ کسی سے گھبرا کر یا خوف کھا کر رک جانا یہ جمود ہو جانے کا نام ہے، اسے زندگی نہیں کہتے۔ زندگی تو زندہ دلی کا نام ہے، اور انسان زندہ دل ہو تو وہ ہر لذت کو محسوس کرنے کے قابل رہتا ہے۔ مختصر یہ کہ زندگی کسی ایک لمبے عرصے کا نام نہیں جسے ایک انسان گزارتا ہے، زندگی تو ہر لمحے کو جینے کا نام ہے۔ ویری نائس۔ شہزیب صاحب اور عصمہ بیگم ایک دعوت پر گئے تھے۔ دانیال باہر لانچ میں تیار بیٹھا بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تقریب 5 بجے شروع ہو جانا تھی اور لڑکیوں کی تیاریاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ خود تیار شیار خوشبو میں بکھیر رہا تھا۔ بلیک ٹیکسیڈو پہنے، بالوں کو ایک طرف پف بنائے، وہ اپنے کھڑے نقوش کے ساتھ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس پر تضاد اس کے ڈمپل اور سے آنکھوں میں چمکتی شرارت۔ دوسری طرف آریان اور فہد ابھی ڈیوٹی سے ہاف لیو پر آئے تھے، وہ دونوں تیار ہو رہے تھے۔ دانیال بیزاری سے ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ یا اللہ، تاریخ گواہ ہے، عورتیں بڑے سے بڑے فساد کی جڑ بنی ہیں۔ کوئی جنگ ہو تو انہی کے لیے ہوتی ہے، کوئی بحث ہو تو وہ بھی انہی کے لیے، اور کو سامنے سے فلک سیڑھیاں اترتی آ رہی تھی تو دانیال کے الفاظ منہ میں رہ گئے جب اس نے اپنے سامنے اس پری پیکر کو دیکھا۔ واہ واہ، بھاڑ میں جائے تاریخ۔ اس نے بڑبڑا کر تاریخ کو جولے میں جھونکا اور سیاہ پاؤں کو چھوتی فراق اس کے گورے رنگ کو مزید نمایاں کر رہی تھی۔ کانوں میں لٹکتے سنہرے جھمکے، اس کی چال جب آگے پیچھے گھومے تو دانیال کے دل کی دھڑکن چل کر بند اور بند ہو کر چلی۔ فلک نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ دانیال نے بے ساختہ دل تھاما، بھوری آنکھیں سیاہ گہری آنکھوں سے ٹکرائیں۔ واہ! دانیال کو اپنا آپ اس کی کاجل لگی آنکھوں میں ڈوبتا محسوس ہوا۔ جانا، یہ آنکھیں پہلے ہی بہت قاتل ہیں، ان کو دعا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دانیال نے مسکراہٹ دبائے کہا، کچھ لوگوں کو تڑپتے ہوئے دیکھنا تھا۔ فلک نے دوپٹہ کندھے سے بازو تک سیٹ کیا۔ لوگ تو تب ہی تڑپ جاتے ہیں جب آپ نظریں اٹھاتے ہیں۔ دانیال نے ہولے سے اس کے پلکوں کو چھوا۔ پر کیوں؟ فلک نے معصومیت سے پوچھا۔ کیونکہ تم اس کے بغیر بھی ڈراؤنی لگتی ہو، اس سب کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ یہ کہہ کر اس سے 2 قدم دور ہوا، جانتا تھا کہ اب اسے دے مارنے کو کچھ ڈھونڈے گی۔ وہ پیاری لگ رہی تھی، بہت پیاری، اور دانیال نے اپنے انداز میں اسے سراہا تھا۔ نور اور امل کمرے میں تیار ہو رہی تھیں۔ پہلے وہ دونوں فلک محترمہ کو تیار کرتی رہیں اور اب امل خود تیار ہونے کے بعد نور کو تیار کر رہی تھی۔ نور کو بمشکل آج فراق پہننے پر راضی کیا تھا۔ وہ تو آج بھی کرتا اور جینز کی جان چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ امل نے پاؤں کو چھوتی ریڈ فراق پہنی ہوئی تھی۔ فراق ان دونوں کی ایک جیسی تھی، بس رنگ مختلف تھے۔ نور نے رائل بلو کلر کی فراق پہنی ہوئی تھی۔ تینوں فراق پر سنہری رنگ کا کام ہوا تھا اور تینوں نے ہائی ہیلز پہنی تھی۔ جھمکے بھی ایک سے تھے۔ امل نور کا آئی میک اپ کر رہی تھی، جو ہاتھوں میں موبائل پکڑے ناول پڑھ رہی تھی۔ نور اوپر دیکھو۔ امل نے لائنر اٹھایا اور ایک نظر اسے دیکھا جس پر اس کے کہے کا رتی بھر بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ امل نے اس کے سر پر زور سے چپت ماری۔ او میں مر گئی، آریان بھائی پوچھیں تم سے؟ امل، اس نے اپنا سر سہلایا، اور فہد بھائی تم سے پوچھ لیں۔ امل نے اس کے گال کھینچتے ہوئے کہا، یار، وہ شرماتے ہوئے بولی، لیکن شرمانے کی ناکام اداکاری کے سوا وہ کچھ نہ کر سکی۔ نور اسے جلدی آنے کا بول کر نیچے چلی گئی۔ امل نے نفی میں سر ہلایا اور ایک بار پھر اپنے بالوں میں برش پھیر کر انہیں سیدھا کیا۔ اب وہ کہیں سے بھی ڈائی شدہ بال نہیں تھے، بلکہ قدرتی سیاہ تھے اور اس کی کمر سے نیچے گرتے تھے۔ امل دوپٹہ گلے میں ڈالنے لگی، مگر وہ اسے پچھلی بار آریان کا اس کے سر پر دوپٹہ دینا یاد آیا۔ اس نے سر پر دوپٹہ اوڑھا، پھر نفی میں سر ہلایا اور وارڈروب کی طرف چلی گئی۔ ڈھونڈنے کے بعد اسے گولڈن موتیوں والا خوبصورت سٹول اور مل ہی گیا۔ چلو جی، گڈ۔
بالوں کو اونچے جوڑے کی طرح لپیٹا، پھر اسٹرولر سے حجاب کرنے اور دوپٹہ ایک کندھے پر سیٹ کرنے تک وہ مکمل طور پر مطمئن ہو چکی تھی۔ خوبصورت مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے ساتھ ساتھ آریان کی پسند کو بھی مد نظر رکھ چکی تھی۔ جب وہ نیچے آئی تو آریان کے سوا سب وہاں موجود تھے۔ امن، آریان تم دونوں ایک گاڑی میں آ جاؤ۔ دانیال تم اور فلک اپنی گاڑی میں چلے جاؤ، میں نور کو لے کر آتا ہوں۔ فہد، جس کی نظریں نور سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی، فوراً بولا، مگر تمہارے ساتھ تو بینش اور سنان نے آنا تھا۔ دانیال نے حیرانی سے پوچھا، وہ دونوں تو پچھلے 15 منٹ سے یونیورسٹی میں ہیں، میں انہیں ڈراپ کر کے آیا ہوں۔ وہ کندھے چکاتا ہوا بولا، میں دانیال کے ساتھ آ جاؤں گی۔ نور نے فہد کی اصرار کرتی نظروں سے نظریں چرا کر سادگی سے کہا، بہت دنوں سے دونوں کی بات چیت بھی نہیں ہوئی تھی، سو وہ اسے مس کر رہا تھا۔ نہ جانے وہ آن لائن کیوں نہیں آ رہی تھی، وہ اسے پوچھنا چاہتا تھا اور آج اس کا یہ رخ دیکھ کر آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ نہیں نور، کباب میں ہڈی نہ بنو۔ فہد نے اسے آنکھیں دکھائیں، کوئی بات نہیں نور، ہمارے ساتھ آ جائے گی۔ فلک نے مسکراتے ہوئے نور کو اشارہ کیا۔ فلک نے موبائل کھولا اور ایک نظر نور کو دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے نور کا موبائل بجا، کوئی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ چلو یار، میرے پاس تمہارے لیے گفٹ بھی ہے۔ تو نور کی بانچیں پھیلیں۔ پچھلی بار فہد نے اسے کتنے مزے کا موٹا سا ناول گفٹ کیا تھا، شاید اس بار بھی۔ وہ نور سدا ناولز کی دیوانی تھی۔ بس ڈن، میں فہد کے ساتھ آ جاؤں گی، تم لوگ جاؤ۔ عمل، باہر آریان کی گاڑی کا ہارن بج رہا ہے نا؟ نور نے باہر کی طرف اشارہ کیا تو عمل ہاتھ ہلاتی باہر کو چل دی۔ اس کے پیچھے ہی دانیال اور فلک بھی نکل کے۔ فہد مسکراہٹ دباتا نور تک آیا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، زیادہ فری نہ ہوا کریں، اے سی پہ تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ نور نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا اور دبنگ انداز میں باہر کو چل دی تو فہد سر جھٹک کر مسکرا دیا، اچھی لگ رہی ہو۔ وہ جو کنفیوز سی کھڑی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، آریان کی آواز پر چونکی۔ سچ میں؟ خوشی اور مسرت اس کی آواز سے جھلک رہی تھی۔ ہاں سچ میں، آریان بھرپور انداز میں مسکرایا۔ سچ تو یہ تھا کہ عمل کو اس طرح دیکھ کر آریان کو بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی۔ وہ آج ایک موتی کی طرح لگ رہی تھی اور موتی آج سیپ میں بند ہو کر قیمتی اور خاص ہو گیا تھا۔ ایکسیلنٹ پوائنٹ۔ فہد نے خوف سے آنکھیں گھمائیں۔ گاڑی میں بیٹھنے اور گفٹ لینے کے بعد سے اب تک نور کی زبان مسلسل چل رہی تھی اور موضوع تھا ہم اور تم ناول۔ وہ پچھلے 10 منٹ سے شازین، شازیب، شاہ رخ، شازر، شازر، یہ اس کے ناول کے کریکٹر ہوں گے یقیناً، اور نہ جانے کون کون سے شاہ کی باتیں بتا کر پکا رہی تھی، اور وہ اچھے بچوں کی طرح ہر بات پر ہوں ہاں کر رہا تھا، مگر اب بات برداشت سے باہر ہو چکی تھی۔ اور پتہ ہے تب میں اتنا ہنسی جب شازیب کہتا ہے کہ میں نے ایک دن کام کر کے شازیب سے شازیہ بن جانا ہے، اور پتہ ہے۔ بس کرو نور، خدا کا واسطہ ہے بس کرو، تمہاری یہ زبان دن رات روتی ہوگی اپنی قسمت پر، اس سے آرام بھی دیتی ہو یا نہیں، نہ جانے تمہارے ساتھ 24 گھنٹے رہنے والوں کا کیا ہوتا ہوگا۔ فہد سگنل پر گاڑی روکنے بعد اس کی طرف رخ کیے ہاتھ جوڑ کر بولا، فہد۔ وہ جو سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا، اس کی معصوم سی پکار پر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ شازین نا، ایک دفعہ، یا اللہ اس لڑکی کو ہدایت دے، میں کیا کہہ رہا تھا تم نے سنا نہیں؟ اتنا تو سارا دن پولیس اسٹیشن میں دکھی نہیں ہوتا تھا جتنا اس چھٹانگ بھر کی لڑکی نے اسے 2 منٹ میں کر دیا تھا۔ ابے او اے سی پی، اس چیز کی عادت ڈال لو، تمہارے پاس 3 سال ہیں ابھی، لیکن 3 سال بعد مائنڈڈ تمہیں اس کی عادت ہونا چاہیے، ورنہ بھول جاؤ نور اظہر کو۔ وہ گردن کڑائے بولی، ابھی اگلے 3 سالوں تک دونوں کا شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، باتوں ہی باتوں میں وہ یہ بات طے کر چکے تھے۔ انہوں نے نکاح کرنے کے بارے میں سوچا تھا، مگر اس کے لیے فہد کو ابھی نور کے گھر والوں سے بات کرنا تھی۔ کیوں بولوں؟ فہد نے اسے گھورا، یہ لڑکی بولنے سے پہلے سوچتی کیوں نہیں؟ کیونکہ نور اظہر کو اپنانا انتہائی صبر و استقامت والے مرد کا کام ہے، میرے علاوہ ایسا کوئی نہیں ہے جسے اپنے نصیب پھوڑنے کا شوق ہو۔ وہ دل ہی دل میں بولا، زبان سے بول کر وہ غلطی کرنا نہیں چاہتا تھا۔